हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू एसएससी सिलेबस आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज डिस्क्लेमर स्लाइड व्हिच सेज the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we will remove the images promptly. Moving on. So let's start. This is our index slide. हम आज ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो दी गई हैं 5 पॉइंट्स में। फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे उनके टाइप्स और कैसे उन्हें बैलेंस किया जा सकता है। दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पीएच स्केल और उसके कैलकुलेशन के बारे में। थर्ड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हीट वर्क, एनर्जी, एंथैल्पी और फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ इज केमिकल काइनेटिक्स एंड जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन रेट और रेट लॉस के बारे में। देन वी विल स्टडी अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम ले चैटलियर्स प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हमारे केमिस्ट्री में बहुत कॉमन है ना। हर मेटल, हर एटम एक दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्शन करता है और मॉलिक्यूल बनाता है डिफरेंट टाइप के। तो कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं? पहली रिएक्शन आती है सिंथेसिस रिएक्शन। Two or more substances combine to form a single product. Two or more substances combine to form a single product. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब एक साथ जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। हिंदी में बोले तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहे हैं। ठीक है, 2H2 plus O2 will give 2H2। दूसरी रिएक्शन टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल कंपाउंड होगा एज रिएक्टेंट जो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो हिंदी में बोले तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल यौगिक 2 या अधिक उत्पादों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें रिएक्शन दी गई है 2HgO will give you 2Hg and O2, यानी 2 molecules of HgO हमें 2 molecules of 2 atoms of Hg और 1 atom of 1 molecule of O2 दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमारा एक सिंगल कंपाउंड है और वो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। थर्ड टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर इन अ कंपाउंड। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का अर्थ भी होता है विस्थापन अभिक्रिया। एक एलिमेंट रिप्लेस करेगा दूसरे एलिमेंट की पोजीशन एक कंपाउंड में। ठीक है, मींस आफ्टर द रिएक्शन जो हमारे पास कंपाउंड है उसके जो कंपोनेंट्स है वो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर लेगा एक कंपाउंड में। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में बोले तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें दी गई है जिंक plus 2 hydrochloric acid HCl will give you ZnCl2 plus H2। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जिंक जब 2 molecules of HCl से रिएक्ट किया तो जिंक ने हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो रिप्लेस कर ली और वहां पे खुद आ गया एंड हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ आती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 बार डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स।
अब यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड सिंगल कंपाउंड में चेंज नहीं होगा, दो कंपाउंड में आपस में आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ दिया हुआ है Na2SO4 प्लस BaCl2 विल गिव यू BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें क्या हो रहा है, दो कंपाउंड है हमारे पास, इनमें आपस में आयंस के एक्सचेंज होगा। जैसे BaCl2 का जो बेरियम था उसने क्या किया, वो सोडियम की जगह आ गया और सोडियम जो था वो बेरियम की जगह आ गया। ठीक है, तो Na2SO4 का BaSO4 हो गया एंड BaCl2 का 2NaCl हो गया, 2 molecules of NaCl बन गए यहाँ पे। फिफ्थ हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन आती है कंबशन रिएक्शन। ठीक है, सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। इसमें क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं लाइट और हीट की फॉर्म में। ऐसी रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में बोले तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए CH4 प्लस 2O2 विल गिव यू CO2 प्लस 2H2। CH4 का एक मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें CO2 का एक मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, CH4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास रिएक्शन हो रही है और इसके साथ प्लस लाइट एंड प्लस हीट भी रिलीज हो रही है। ठीक है, और CO2 और 2H2 भी रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन्हें बैलेंस कैसे किया जाए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। ठीक है, टू ensure atoms are balanced on both sides of the equation following the law of conservation of mass। मतलब एटम्स हम बैलेंस क्यों करते हैं इक्वेशन को, ताकि जो हमारे एटम्स हैं वो इक्वेशन के दोनों साइड पे इक्वल हो जाए या बैलेंस हो जाए। ठीक है, फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए। ठीक, इक्वेशन के दोनों साइड जो हमारे एटम्स है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दीज आर सम रूल्स। फर्स्ट रूल इज राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हमें अनबैलेंस्ड जो हमारे पास इक्वेशन है इनिशियली उसको लिखो। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। अब क्या करना है, दोनों साइड, जो रिएक्टेंट वाली साइड है और जो प्रोडक्ट वाली साइड है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं हर एलिमेंट के। थर्ड क्या करना है, ऐड कोफिशिएंट्स टू बैलेंस द एटम्स। अब एटम्स को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी तो होने चाहिए, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हम एटम्स में क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स लगा देते हैं। जैसे 2H2 हो तो 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट। फोर्थ रूल इज चेक टू मेक श्योर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड। एंड लास्टली हम अगेन चेक करते हैं कि रिएक्शन के दोनों साइड पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, अब ये पूरी चीज अगर हम हिंदी में समझाएं तो रासायनिक समीकरणों का संतुलन करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना कि समीकरण के दोनों ओर परमाणु संतुलित हो, ये होता है। ठीक है, रूल नंबर 1 होता है असंतुलित समीकरण लिखना। दूसरा होता है दोनों पक्षों पर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या गिनना। तीसरा है परमाणुओं को संतुलित करने के लिए गुणांक करना। ठीक है, गुणांक जोड़ना। और फोर्थ है जांच करके सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास हमें एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो H2 प्लस O2 विल गिव यू H2। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ये हम सबको पता है। अगर हमें इसे बैलेंस करना है, पहले देखो रूल देखते हैं। पहले है अनबैलेंस इक्वेशन लिखो। अनबैलेंस इक्वेशन है हमारे पास ये रही। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हर एलिमेंट के एटम्स काउंट करने हैं। ठीक है,
अब H2 कितना है हमारे पास, इसमें 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, ठीक है, इधर गिनो प्रोडक्ट साइड, दो एटम्स है हाइड्रोजन के, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का देखो 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट साइड 1 एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस्ड है। इसे बैलेंस करने के लिए अब हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, और थर्ड पॉइंट क्या है, ऐड कोफिशिएंट टू बैलेंस द एटम्स। अब एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमें कोफिशिएंट लिखने हैं, तो बैलेंस इक्वेशन आ गई हमारी 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2। अब हमने क्या करा, कोफिशिएंट ऐड कर दिया इस साइड, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। अब वापस चेक करते हैं, चेक टू मेक श्योर द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड। अगेन चेक करना है ना कि इक्वल है कि नहीं एलिमेंट के नंबर ऑफ आइटम्स, तो वापस चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने आइटम होते हैं, कितने आइटम है, 2, पर 2 इंटू 2, 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, ठीक है, तो टोटल आइटम हो गए हाइड्रोजन के 4, प्लस 2 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, ठीक है। अब इधर साइड काउंट करते हैं, हाइड्रोजन के कितना आइटम्स है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे पास वाटर के, और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के आइटम होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 हो जाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन के कितना आइटम्स हो गए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, एक मॉलिक्यूल में 1 एटम होता है ऑक्सीजन का, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम हो गए, इधर भी 2 एटम थे, इधर भी 2 एटम हो गए, तो ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। सबसे पहले एसिड, एसिड क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट डोनेट प्रोटॉन्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट करते हो, H पॉजिटिव आयंस डोनेट करते हो, उन्हें एसिड्स बोलते हैं। अम्ल, अम्ल वो पदार्थ हैं जो प्रोटॉन दान करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिस, substances that accept protons और donate hydroxide ions, या तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले या फिर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव को डोनेट कर दे। तो आधार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन स्वीकार करते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन दान करते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स यानी लवण, ionic compounds formed from the reaction of an acid and a base। आयोनिक, सबसे पहली बात जो सॉल्ट्स होते हैं वो जो सॉल्ट्स होते हैं, एक मिनट, यस, जो सॉल्ट्स होते हैं हमारे वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और वो कैसे बनते हैं, जब एक एसिड और एक बेस की आपस में रिएक्शन होती है तब हमारा एक आयोनिक कंपाउंड बनता है जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं। तो अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से बनने वाले आयनिक यौगिक कहलाते हैं लवण, सॉल्ट्स, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज है करेक्शन के लिए, ये जो सॉल्ट्स है ना, हाँ मतलब बेसिस है, इसको यहाँ पे ये हमारा आएगा क्षार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हमने समझा एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और हमने उनके एग्जाम्पल भी देखे, एसिड का हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को यानी H पॉजिटिव आयंस को। बेसिस होते हैं हमारे जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर ले, या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव को डोनेट कर दे, एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। सॉल्ट्स होते हैं हमारे ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, एग्जाम्पल हम हो गया सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, मेजर्स द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। एसिडिटी या बेसिसिटी अगर हमें किसी सॉल्यूशन की पता करनी है तो वो पीएच स्केल से पता चल सकती है। इसका रेंज होता है 0 से 14 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 14 तक अलग अलग पीएच होते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस के। अब एसिडिक कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। बेसिक कौन सा होगा, जिसका 7 से ज्यादा है, और न्यूट्रल कौन सा होगा, जिसका 7 है, ठीक है। पीएच निकालना कैसे, अगर हमें निकालना हो तो
हमारा पीएच का फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव माने H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है उसका लॉग, माइनस लॉग लिया है हमने, ठीक है। तो ये होता है पीएच का फॉर्मूला। अब इसमें एग्जांपल है, मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है वो इतना मोलर है, 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इसका pH कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁴, तो ये हमारा कैसे आएगा, लॉग 1 × 10⁻⁴ माने लॉग 10⁻⁻⁴, यही हुआ। अब ये बन जाएगा हमारा लॉग 10⁻⁻⁴। अब लॉग का ये रूल होता है, पावर में जो भी होता है लॉग के वो बाहर आ जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। तो -4 जब बाहर आएगा तो माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है यहाँ, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, यानी +4 कोफिशिएंट हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 4 × 1 1, 4 × 1 4, तो हमारा pH आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, हाउ लेमन जूस एसिडिक एंड सोप बेसिक अफेक्ट द pH। लेमन जूस और जो सोप होता है वो कैसे pH को अफेक्ट करता है। तो जो लेमन जूस होता है हमारा, वो pH उसका क्या होता है, कम, यानी अगर उसको सॉल्यूशन देखें तो उसका pH कम होता है, ठीक है। और हमने अभी अभी देखा कि pH अगर 7 से कम है तो एसिडिक हो जाता है सॉल्यूशन, तो इट मेक्स द सॉल्यूशन मोर एसिडिक। और सोप क्या करेगा, रेजेस pH को बढ़ा देगा, यानी सॉल्यूशन को मोर बेसिक बना देगा, क्योंकि 7 से ज्यादा अगर आपका pH है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सोप सॉल्यूशन को बेसिक बनाएगा और लेमन जूस सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएगा और pH कम कर देगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है हीट, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स और सराउंडिंग्स। सिस्टम या फिर सराउंडिंग में आपस में जब थर्मल एनर्जी का आदान प्रदान या ट्रांसफर होता है तो हीट के फॉर्म में होता है। हिंदी में बोले तो प्रणालियों या परिवेशों के बीच तापीय ऊर्जा का स्थानांतरण हीट कहलाता है। इसकी यूनिट होती है जूल्स या फिर कैलोरीज, J और CAL, कैलोरीज, ठीक है। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन इट्स वॉल्यूम अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर। जब किसी सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो, ठीक है, और उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाए अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर, जब उस पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा हो सिस्टम पर, तब वर्क डिफाइन होता है। हिंदी में बोले तो जब किसी प्रणाली के आयतन में बाहरी दबाव के विरुद्ध परिवर्तन होता है तो ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसका फॉर्मूला होता है W = -P∆V, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में क्या आया है, चेंज, तो डेल मतलब होता है चेंज, सडन स्लाइट चेंज, ओके। तो P∆V, V हमारी वॉल्यूम है, P हमारा प्रेशर और W वर्क। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द कैपेसिटी टू डू वर्क और ट्रांसफर हीट को ट्रांसफर करने की या फिर वर्क करने की कैपेसिटी को, क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। हिंदी में बोले तो कार्य करने या ऊष्मा स्थानांतरित करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला या रिलेशनशिप क्या है, डेल E यानी चेंज, स्लाइट चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू Q - W। Q यहाँ पे हीट है, W यहाँ पे वर्क डन है, तो डेल E इक्वल्स टू Q - W। डेल E है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी को हम डेल H से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट क्या है, वो एंथैल्पी कहलाता है। किसी प्रणाली की ऊष्मा सामग्री एंथैल्पी कहलाती है। अब हीट के बेसिस पे ही दो रिएक्शंस होती हैं। पहला होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं,
यानी कि डेल एच उनका ग्रेटर देन 0 होगा। एंथैल्पी क्या है? हीट कंटेंट। और अगर रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रही है हीट तो हीट कंटेंट बढ़ जाएगा, यानी डेल एच बढ़ जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जो हीट को रिलीज करती हैं। हीट रिलीज कर रही है तो हीट कंटेंट कम हो जाएगा, यानी डेल एच कम हो जाएगा, इसलिए डेल एच इज लेस देन 0। एग्जाम्पल के लिए आइस मेल्टिंग एंडोथर्मिक होता है और बर्निंग वुड एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक यानी जो हमारा हीट है वो बढ़ रही है, आइस मेल्टिंग में आइस जो है हमारा हीट गेन कर रहा है, और बर्निंग वुड में हीट लूज हो रही है, रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 3 लॉज दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। इक्वेशन होती है इसकी डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट एडेड माइनस वर्क डन। ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंडर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। एक पृथक प्रणाली की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। कोई भी हमारा सिस्टम जो आइसोलेटेड फॉर्म में है उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। इसका इम्प्लीकेशन कहाँ होता है? निहितार्थ होता है कि नेचुरल प्रोसेसेस टेंड टू मूव टुवर्ड्स डिसऑर्डर। प्राकृतिक प्रक्रियाएं अव्यवस्था की ओर बढ़ती है। हमेशा कोई चीज अगर स्टेबल है तो वो डीस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, जो भी ऑर्डर में है वो डिसऑर्डर की तरफ मूव करती है, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उसको प्रॉपर फोर्स के साथ एक ऑर्डर में नहीं रखते। ठीक है, सो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। अगर टेम्परेचर हमारे सिस्टम का 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल अप्रोचेस 0, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी परफेक्ट क्रिस्टल की वो भी 0 की तरफ जाएगी। हिंदी में बोले तो जैसे ही किसी प्रणाली का तापमान परम शून्य के करीब पहुंचता है, एक आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 के करीब पहुंच जाती है। इसका इम्प्लीकेशन है एंट्रोपी कैन बी रिड्यूस्ड बट नेवर कंप्लीटली एलिमिनेटेड। एंट्रोपी को कम किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये थे हमारे 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उनकी डेफिनेशन और उनके इक्वेशन या फिर इम्प्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन रेट के बारे में। क्या होता है रिएक्शन रेट? स्पीड एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। केमिकल रिएक्शन किस स्पीड पे हो रही है, रिएक्टेंट जो है हमारे वो प्रोडक्ट में कितनी स्पीड में चेंज हो रहे हैं, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट कहते हैं। हिंदी में बोले तो वह गति जिस पर रासायनिक प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है प्रतिक्रिया दर कहलाती है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया एंड कैटलिस्ट। हमारे रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, उनका सरफेस एरिया कितना है, और हमारे पास कैटलिस्ट क्या है जो हम रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, ये सारे चीज एक रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज है रेट लॉज। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस रिलेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट लॉ क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करता है, जोड़ता है। हिंदी में बोले तो अभिकारकों की सांद्रता से प्रतिक्रिया की दर से संबंधित गणितीय अभिव्यक्तियां। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, चलो ये रिएक्शन है हमारी। ठीक है, A प्लस बी विल गिव यू C। कोई 2 रिएक्टेंट है A और B, जब वो साथ में जुड़ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा C प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो इसका रेट लो कैसे लिखेंगे? रेट होगा इसका कि A की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की होता है ना रिलेशन, तो A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन, और M और N क्या है, जो इनके कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, जितना भी मॉलिक्यूल A का प्रेजेंट होगा वो यहाँ पावर में M है, जितना भी मॉलिक्यूल B का प्रेजेंट होगा वो पावर में N है। ठीक है, और K हमारा रिएक्शन कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है।
ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ जो अभी हमने पढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, EA से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर, एक प्रतिक्रिया को होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा एक्टिवेशन या फिर सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, दिस इज द आर्नियस इक्वेशन, दिस इज important. Arrhenius equation is K equals to A e की पावर minus EA by RT. ठीक है, A is constant, exponential minus EA यानी activation energy upon R is gas constant and T is temperature and K is rate constant. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमें टेम्परेचर में समझाया गया है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी रिएक्शन के रेट पे। ठीक, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्पीड्स अप द रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनफ एनर्जी टू रिएक्ट। अब अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, पहले वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे को, है ना, फिर उनके इलेक्ट्रॉन शेयर या डोनेट या कुछ भी जिस टाइप का भी वो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड बनता है। ठीक है, और फिर उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो आपस में रिएक्ट कर देते हैं और एक मॉलिक्यूल स्टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो कोलिजन है ना वो स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो आणविक टकराव और प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि करके प्रतिक्रिया को गति प्रदान करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो क्या होगा, अब बिल्कुल उल्टा होगा कि वो कोलिजन्स जो हैं, ठीक है, जो टकराव हो रहे हैं उनको कम कर देगा, स्लो डाउन कर देगा और नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। जितना वो स्लो कोलाइड करेंगे उतना ही रिएक्टिव जो कम मॉलिक्यूल्स है यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, जो प्रॉपर स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो कम हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स बनने। ठीक है, हिंदी में बोले तो टकराव और प्रतिक्रियाशील अणुओं की संख्या को कम करके प्रतिक्रिया को धीमा कर देता है जब हम तापमान को कम कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, लास्ट टॉपिक हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन इज स्टेट्स वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल्स। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि कहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल है। ठीक है, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, रिवर्स यानी पीछे की तरफ और रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन जो है हमारी जो आगे की तरफ हो रही है और ऐसी रिएक्शन जो पीछे की तरफ हो रही है वो कब इक्वल होती है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है। ठीक है, हिंदी में बोले तो रासायनिक संतुलन बताता है कि जहां आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं की दर बराबर होती है। डायनामिक नेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट, अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता स्थिर रहती है। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, एक यहाँ पे एक सिद्धांत आ गया ले चैटलियर्स का। क्या बोलते हैं वो, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और उसको डिस्टर्ब किया जाए तो इट विल एडजस्ट टू काउंटरैक्ट द डिस्टर्बेंस एंड रीस्टोर द इक्विलिब्रियम। वो खुद ही जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो खुद ही उसको काउंटरैक्ट कर देगा और अपने इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो यदि संतुलन में एक प्रणाली भंग है, यह उपद्रव का प्रतिकार करने और संतुलन बहाल करने के लिए समायोजित होगा। इसके एप्लीकेशन क्या है, कंसंट्रेशन चेंज, प्रेशर चेंज और टेम्परेचर चेंज। ठीक है, यानी अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं या फिर प्रेशर को चेंज कर रहे हैं या फिर तापमान यानी टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यह किसने बताया था हमें, ले चैटलियर्स ने बताया था, इसीलिए इसको ले चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के, तो एक्सप्रेशन क्या होती है फॉर अ जनरल रिएक्शन। मान लो कोई जनरल रिएक्शन हमने ले ली ये, ठीक है, A प्लस बी हमारे रिएक्टेंट है जो हमें C और D प्रोडक्ट दे रहे हैं और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। और ये जो हमारा साइन हमें यहाँ यूज किया गया है ये इक्विलिब्रियम के लिए
यूज होता है। यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक है, तो K क्या हो गया इसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो ओके 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 गॉट इट। ये यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे C और D ऊपर आएंगे, ठीक है, अपॉन A और B नीचे आएंगे। ठीक है, एंड सेम जो उनकी कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक, सो दिस इज द करेक्शन। सेम सिमिलरली यहाँ पे होगा, ठीक है, C D A एंड B, C का C कोफिशिएंट, D का D कोफिशिएंट, B का B कोफिशिएंट और A का A कोफिशिएंट। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। तो C और D हमारे प्रोडक्ट है तो उनका कंसंट्रेशन और पावर में उनके कोफिशिएंट आ जाएंगे, ठीक है, अपॉन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और A और B की वो आ जाएगी। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ गैस रिएक्शंस। अब अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं, ठीक है, तो गैस रिएक्शंस जो होती है उनके इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ता है। तो पहले प्रेशर हम बढ़ा के देखते हैं। तो प्रेशर जब हम बढ़ा रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स द साइड विद फीवर गैस मॉलिक्यूल, उस साइड शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन में जहां पे कम गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी संतुलन को कम गैस अणुओं वाली और स्थानांतरित करता है, क्या, दबाव में वृद्धि। लेकिन अगर डिक्रीज करें तो क्या होगा, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द साइड विद मोर गैस मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम अपने दबाव को, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो संतुलन को उस ओर स्थानांतरित करता है जहां अधिक गैस अणु होते हैं। जहां पे ज्यादा हमारे गैस के मॉलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड केस आता है कि हम प्रेशर चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं, प्रेशर चेंज नहीं, बेसिकली जब इक्वल गैस मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, ज्यादा कम नहीं, जब इक्वल गैस मॉलिक्यूल्स हो, लेफ्ट साइड भी इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल है, तब प्रेशर चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो समान गैस अणु में दबाव परिवर्तन का संतुलन स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में एक्सप्रेशन एंड उनके उसके एग्जांपल, यानी जब हम प्रेशर को चेंज करें, बढ़ाएं, कम करें, तो गैस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सब हमने देखा। ओके, थैंक यू।